प्यारे विद्यार्थियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बीए पार्ट थर्ड विषय इतिहास के का जो लेक्चर चल रहा था आपके भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना, इसके तहत पिछले लेसन में आप लोगों ने अध्ययन किया था किस प्रकार बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला व रॉबर्ट क्लाइव के मध्य, और भारतीयों की विश्वासघात के कारण इस युद्ध में सिराजुद्दौला, जिसके पास सैनिकों की संख्या ज़्यादा होने के पश्चात भी उसकी मृत्यु हुई थी, और मीर जाफर के पुत्र ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी थी। तो उसके पश्चात देखिए इसमें मीर जाफर, सिराजुद्दौला की मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने कठपुतली शासक जो कि था मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया, और पहले इन लोगों के मध्य समझौता भी हुआ था। मीर जाफर अंग्रेजों के मध्य सिराजुद्दौला को पद से हटा दिया जाएगा, उसकी हत्या करवा दी जाएगी, और आप अगर सहयोग करते हो तो आपको बंगाल का अगला नवाब बनाया जाएगा। उसी संधि के तहत मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया गया। तो इसका शासनकाल माना जाता है 1757 से 1760 ईस्वी। इस काल के दौरान ये है बंगाल का नवाब बना। तो देखिए, मीर जाफर अंग्रेजों के हाथों की एक कठपुतली था, और उन्हीं के सहयोग से यह बंगाल का नवाब बना था। तो देखिए, इसने अंग्रेजों को प्रसन्न करने के लिए लगभग 3 करोड़ पाउंड की राशि अंग्रेजों को दी थी, और बंगाल के 24 परगना क्षेत्र की जो भूमि थी वो भी बतौर नजराने में अंग्रेजों को दी थी। और कहा जाता है कि जब तक यह बंगाल का नवाब बना रहा 1757 से 1760 ईस्वी तक, तब तक अंग्रेजों ने संपन्न बंगाल प्रदेश को भरपूर लूटा। और यहाँ तक कि कहा जाता है कि मीर जाफर ने भी उनके इस कार्य में अपना सहयोग लगातार दिया। और इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि मीर जाफर ने अंग्रेजों की मांगे पूरी करने के लिए अपने महल के सोने चांदी के बर्तन भी बेच दिए, लेकिन वो अंग्रेजों की मांगे पूरी करता रहा। इस प्रकार मीर जाफर ने संपन्न बंगाल प्रदेश को बर्बाद कर दिया। मीर जाफर को इतिहास में क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि क्लाइव के सहयोग से शासक बना, और हमेशा इसने क्लाइव को प्रसन्न रखने के लिए उसकी हर बातें माने। तो देखिए, जब अंग्रेजों को यह लगने लगा कि अब मीर जाफर के पास देने को कुछ भी नहीं है, या दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अपन कि जब अंग्रेजों को यह एहसास हुआ कि मीर जाफर अब उनको आर्थिक लाभ नहीं दे पा रहा है, और अब इसका नवाब पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि न तो आर्थिक लाभ मिल रहा था अंग्रेजों को इससे, और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बंगाल में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई थी। अतः अंग्रेजों ने फिर एक षड्यंत्र रचा। जिस प्रकार सिराजुद्दौला के विरुद्ध मीर जाफर, जो कि उसका सेनापति था, को अपने पक्ष में किया, उसी प्रकार मीर जाफर को पद से हटाने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत मीर जाफर का ही जो दामाद था मीर कासिम, क्या था? मीर जाफर का दामाद था। मीर कासिम के साथ अंग्रेजों ने एक साजिश रची, और उस समय की सबसे पहली बात, क्लाइव जो कि बंगाल का गवर्नर था वो अपने देश चला गया था। तो उस समय कहा जाता है कि वेंसिटोल्ट बंगाल का गवर्नर था। अतः मीर कासिम के साथ
क्लाइव के पश्चात होलवेल बना था गवर्नर, उसके पश्चात वेंसिटोट बना था। तो देखिए मीर कासिम के साथ एक साजिश रची गई, एक समझौता हुआ। समझौते के तहत यह तय किया गया कि मीर जाफर को पद से हटाना है और उसकी जगह मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाना है। और यह समझौता अंग्रेजों व मीर कासिम, जो कि मीर जाफर का दामाद था, के मध्य हो गए। तो ये बात थी 1760 ईस्वी में। और कहा जाता है कि समझौते के तहत जब मीर जाफर को पद से हटाया जाने लगा तो मीर जाफर ने विरोध कर दिया। तो वेंसिटोट ने 1760 ईस्वी में ही मीर जाफर के महल में सैनिकों के साथ प्रवेश किया। कब? 1760 ईस्वी में। किसने? वेंसिटोट ने। किसके पास? मीर जाफर के महल में। तो वापस रिपीट कर रहा हूं। तो समझौते के तहत यह तय किया गया कि मीर जाफर को पद से हटाना है, और जब उसने आनाकानी की तो बंगाल के गवर्नर वेंसिटोट ने 1760 ईस्वी में अपने सैनिकों को लेकर मीर जाफर के महल में पहुंचे और मीर जाफर पर दबाव डाला। मीर जाफर, जो कि पहले से अयोग्य व्यक्ति था, वो भयभीत हुआ। भयभीत होकर उसने 1760 ईस्वी में ही नवाब पद त्याग दिया। कब त्यागा पद? 1760 ईस्वी में ही भयभीत होते हुए मीर जाफर ने मीर कासिम के पक्ष में अपनी नवाबी त्याग दी। तो देखिए मीर जाफर ने जो नवाबी त्यागी थी उसे इतिहास में क्या कहा जाता है? बंगाल की दूसरी क्रांति। और दूसरा कहा जाता है बंगाल की रक्तहीन क्रांति। तो बंगाल की दूसरी क्रांति से क्या तात्पर्य है? बंगाल की दूसरी क्रांति से तात्पर्य है कि मीर जाफर को पद से हटाना ही बंगाल की दूसरी क्रांति कहलाती है। पहली क्रांति कौन सी थी? सिराजुद्दौला को पद से हटाना और मीर जाफर को पद पर नियुक्त करना। पहली क्रांति वो हो गई, दूसरी क्रांति ये। और बंगाल की रक्तहीन क्रांति इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि मीर जाफर को जो पद से हटाया गया था उसमें किसी का रक्त नहीं बहाया गया। जैसे प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला पद से हटा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, खून बहे थे, लेकिन यहाँ पर बिना किसी का रक्त बहाए ही नवाब पद बदल दिया गया। तो बंगाल की रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है किस घटना को? 1760 ईस्वी मीर जाफर द्वारा नवाब पद त्यागने। तो देखिए अब मीर कासिम बंगाल का अगला नवाब बना। तो मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। इसका शासनकाल माना जाता है 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी। अब देखिए मीर जाफर तो एक अयोग्य था, लेकिन मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। हालांकि नवाब पद प्राप्त करने के पश्चात इसने अंग्रेजों को आर्थिक लाभ भी दिया था, लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे कुछ घटनाएं ऐसी घटी कि दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई। क्योंकि सबसे बड़ा कारण ये था कि मीर कासिम एक योग्य व्यक्ति था। तो देखिए कहा जाता है कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना ही था तो उस समय मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने बंगाल पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण का कारण यह था कि शाह आलम द्वितीय का कोई वजूद नहीं था, अतः उसने क्या किया, भाई कहीं न कहीं तो साम्राज्य का विस्तार करूं, मौके का फायदा उठाऊं। तो बंगाल में जो अव्यवस्था का माहौल था दोनों के मध्य काल के दौरान, तो इसने आक्रमण किया, लेकिन अंग्रेजों के हाथों से पराजित हुआ। मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जैसे ही अंग्रेजों के हाथों पराजित हुआ तो सिराजुद्दौला को यह एहसास हो चुका था कि अंग्रेजों का ही वर्चस्व रहना है अगर मैंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो। क्योंकि
इसने अंग्रेजों की शक्ति और उनकी महत्वाकांक्षा इस युद्ध में भी देख ली थी। इनके अलावा कुछ घटनाएं घटी थी जिनके कारण मीर कासिम वह अंग्रेजों के मध्य संघर्ष हुआ। मीर कासिम वह अंग्रेजों की मध्य तो घटनाएं क्या थी? मीर कासिम अंग्रेजों के मध्य जो संघर्ष हुआ था उसके जो कारण थे, कारण ये था, जैसे पहला कारण ये बताया जाता है कि जब अंग्रेजों ने मुगल शासक शाह आलम द्वितीय को मुगल शासक स्वीकार किया था, तो उस समय जबरदस्ती दबाव में आकर मीर कासिम से बतौर नजराने के शाह आलम द्वितीय को पैसे दिलवाए थे, दबाव में लाकर। दूसरा, कहा जाता है कि अंग्रेज जो अपना सीमा शुल्क चुकाए बगैर व्यापार कर रहे थे, उससे भारतीयों को नुकसान हो रहा था, भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। इससे भी सिराजुद्दौला व्यथित था। तीसरा कारण ये था कि सिराजुद्दौला ने ये देखा कि जो सेना बंगाल में निवास कर रही है, अंग्रेजी सेना, जिसका उद्देश्य यह था कि सिराजुद्दौला की रक्षा करना, वो सेना उसी के विरुद्ध कार्य कर रही है। इस प्रकार इन कारणों से सिराजुद्दौला ने यह देख लिया कि अंग्रेजों का वर्चस्व अगर समाप्त करना है तो कुछ नया कार्य करना पड़ेगा, अन्यथा मैं भी उनका कठपुतली बनकर रह जाऊंगा। तो इन कारणों से क्या किया कि देखिए, जो कारण बताए थे, पहला कारण नजराना दिलाना, दबाव में आकर किसे, शाह आलम द्वितीय को दबाव में आकर नजराना दिला दिया। दूसरा क्या था, सेना का दुरुपयोग, यानी जो सेना अंग्रेजों ने रख रखी थी बंगाल में, वो इसी के विरुद्ध कार्य करने लगी, मीर कासिम के विरुद्ध। तीसरा, भारतीय व्यापारियों को नुकसान, यानी अंग्रेज जहां सीमा शुल्क चुकाए बगैर व्यापार कर रहे थे, जबकि भारतीयों को सीमा शुल्क चुकाना पड़ रहा था, और ये हो रहा था कंडीशन कि भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, उनकी दशा दयनीय होती जा रही थी। अतः इन निम्नलिखित कारणों से, हालांकि कारण और भी है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण थे संघर्ष के वो निम्न थे। अतः इसके तहत मीर कासिम ने जो कार्य किए वो निम्न है। देखिए, पहला, राजधानी परिवर्तन। पहला तो ये किया कि अंग्रेजों के लगातार हस्तक्षेप से बचने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी परिवर्तित कर दी। पहले राजधानी थी मुर्शिदाबाद, और अब क्या बना दी, मुर्शिदाबाद से मुंगेर नवीन राजधानी स्थापित कर दी। क्या कारण था? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। दूसरा कारण, इसने क्या किया, सेना का पुनर्गठन किया। सेना का पुनर्गठन इस प्रकार किया कि पहले तो अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की, दूसरा अपने सैनिकों को यूरोपीय शैली से प्रशिक्षित करवाने पर बल देने लगा। तीसरा, सीमा शुल्क में रियायत। सीमा शुल्क में रियायत, क्योंकि जहां अंग्रेज
बिना सीमा शुल्क चुकाए व्यापार कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था, भारतीय व्यापारियों को नुकसान हो रहा था। तो इसने क्या किया, सीमा शुल्क में रियायत दे दी भारतीय व्यापारियों को, और अगर कर देना पड़ता तो अंग्रेज व्यापारियों को भी कर देना निश्चित कर दिया। तो इस प्रकार इसने यह कार्य किए जिससे अंग्रेज क्रोधित हो गए। अब क्रोधित होने के पश्चात देखिए, कहा जाता है कि एलिस का आक्रमण इन कारणों से, रिपीट कर रहा हूं फिर, संघर्ष क्यों हुआ, निम्नलिखित कारणों से, और उसके विपरीत मीर कासिम ने क्या कार्य किए, ये कार्य किए और अपनी स्थिति मजबूत की। अब क्या हुआ कि अब अंग्रेजों को लगने लगा कि यार ये अपने हिसाब से, यानी हमारे हिसाब से तो प्रशासनिक कार्य नहीं कर रहा है, और अपने मन से ये प्रशासनिक कार्य कर अपनी स्थिति मजबूत करके अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि इस पर दबाव डाला जाए, इसको भयभीत किया जाए। अतः कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारी एलिस ने 1763 ईस्वी में पटना पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण कर इसके सैनिकों को कैद कर लिया, वहां के नागरिकों को बेमौत मार दिया। कारण क्या था, कारण यह था कि मीर कासिम को भयभीत करना है ताकि वो यह कार्य ना करे। और कहा जाता है कि इस घटना को ही इतिहास में पटना हत्याकांड कहा जाता है। इसके विपरीत अब मीर कासिम ने क्या किया, जब एलिस ने पटना पर आक्रमण किया, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या की, तो मीर कासिम ने भी अपनी सेना भेजी और सेना के आक्रमण से एलिस की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज पराजित हो जाते। तो अब यह निश्चित हो गया कि अब संघर्ष होना निश्चित है, क्योंकि अंग्रेजों की कार्यवाही हुई और बदले में मीर कासिम ने भी अपनी सैनिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी। तो अब अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने एडम्स के नेतृत्व में मीर कासिम पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेज दी। और कहा जाता है कि 1763 ईस्वी में ही करवा युद्ध में, किस युद्ध में, करवा युद्ध में मीर कासिम को पराजित होना पड़ा। और कहा जाता है कि लगातार इस युद्ध के पश्चात भी, करवा युद्ध के पश्चात भी अंग्रेज सेना ने कई मौके पर मीर कासिम व उसकी सेना को पराजित किया। तो इस प्रकार मीर कासिम की स्थिति बिल्कुल दयनीय हो गई और इसी 1763 ईस्वी में ही इसे नवाब पद से बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था वो तो, और यहाँ से जान बचाकर लगातार जब पराजित हुआ, पराजित होने के पश्चात वो भागकर दिल्ली चला गया। नवाब की कुर्सी खाली रह गई। तो क्या हुआ, 1763 ईस्वी में ही मीर जाफर दोबारा बंगाल का नवाब बना और 1763 ईस्वी से 1765 ईस्वी, यानी जब तक उसकी मृत्यु हुई तब तक वह इसी पद पर नियुक्त रहा। यानी 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई थी और 1765 ईस्वी तक मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। तो दो बार बंगाल का नवाब बना, 1757 से 1760 ईस्वी तक, और 1760 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक मीर कासिम। फिर 1763 ईस्वी में पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो अपनी मृत्यु जो कि 1765 में हुई थी तब तक वह बंगाल का नवाब बना रहा। तो अब देखिए, अब मीर कासिम का दमन कर दिया, स्थिति दयनीय बना दी अंग्रेजों ने। तो इसके पश्चात
अब मीर कासिम ने क्या किया, मीर कासिम ने अब यह निश्चय कर लिया, महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, उसने देखा कि अब तो आर पार की लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। तो उसने क्या किया, उसने बंगाल का जो अवध का जो नवाब था सजाउद्दौला, मुगल शासक जो था शाह आलम द्वितीय, उनसे सहयोग की याचना की। और तीनों ने, क्योंकि अवध का नवाब भी परेशान था अंग्रेजों से, इसके अलावा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय तो पराजित भी हो चुका था अंग्रेजों से, तो अतः तीनों ने ही एक अपना गठबंधन तैयार किया। किनके विरुद्ध? अंग्रेजों के विरुद्ध। और इन्हीं के मध्य यानी मीर कासिम जो कि अब बंगाल का नवाब नहीं था, अवध का नवाब सजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो कि एक पावरलेस शासक था, इन तीनों के गठबंधन व अंग्रेजों के मध्य मशहूर बक्सर का युद्ध हुआ। तो देखिए यहां तक एक बार वापस रिपीट करना चाहता हूं क्योंकि फिर इसको मिटाना पड़ेगा। प्लासी के युद्ध के बारे में पहले पढ़ लिया था, सिराजुद्दौला पद से हटा दिया गया, मार दिया गया। उसके पश्चात मीर जाफर बना। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक, फिर इसे पद से हटा दिया गया क्योंकि लाभ नहीं दे रहा था 1760 ईस्वी में। और इसी के दामाद मीर कासिम को 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया गया जो 1763 ईस्वी तक रहा। और फिर अंग्रेजों व मीर कासिम के मध्य ये संघर्ष हुए, इसके तहत ये कार्य किए मीर कासिम ने, अतः संघर्ष ज़्यादा निश्चित हो गया। एलिस ने आक्रमण किया, एलिस की हत्या कर दी। फिर एडम्स के नेतृत्व में सेना भेजी और करवा युद्ध में मीर कासिम पराजित हुआ। उसके बाद भी कहा जाता है कि लगातार 3 युद्धों में मीर कासिम को पराजित होना पड़ा, भागकर दिल्ली चला गया। और 1763 ईस्वी में ही पुनः मीर जाफर जो कि मीर कासिम का ससुर था, उसे पुनः नवाब बनाया गया जो कि अपनी मृत्यु तक यानी 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब बना। इस प्रकार बंगाल का 2 बार नवाब बनने का श्रेय मीर जाफर को दिया जाता है। अब देखिए इसके पश्चात जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित हुआ और पराजित होने के पश्चात जान बचाते हुए दिल्ली पहुंच गया। और दिल्ली में इस समय जो मुगल शासक था शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। देखिए इसे 2 पार्टीशन में बांट रहा हूं मैं क्योंकि प्लासी का युद्ध भी पुनः रिपीट होगा और बक्सर का युद्ध भी पुनः रिपीट होगा। तो पहले बक्सर के युद्ध के बारे में जानना चाहते हैं। बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। किस किस के मध्य? मीर कासिम, सजाउद्दौला जो कि अवध का था और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था। एक तरफ तो मीर कासिम, सजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय थे, प्लस किसके विरुद्ध? हेक्टर मुनरो। ये कौन था? अंग्रेज सेनापति। दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान, जो बक्सर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान हेक्टर मुनरो को विजय प्राप्त हुई और इनकी पराजय हुई। इस प्रकार कहा जाता है कि बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध का महत्व देखिए। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में। किस किस के मध्य? मीर कासिम, सजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय।
और अंग्रेज अधिकारी कौन था? हेक्टर मुनरो। इन दोनों के मध्य, इनके मध्य संघर्ष हुआ। संघर्ष में विजय किसकी प्राप्त हुई? अंग्रेजों की। अंग्रेज विजयी रहे। इस प्रकार बक्सर के युद्ध का बहुत ही महत्व माना जाता है। देखिए क्यों महत्व माना जाता है कि प्लासी का जो युद्ध हुआ था, एक प्लासी के युद्ध की तरफ चलते हैं। ये प्लासी का युद्ध ये हुआ था कब? 23 जून 1757। किस किस के मध्य? सिराजुद्दौला प्लस रॉबर्ट क्लाइव के मध्य। और क्लाइव का साथ किसने दिया था? मीर जाफर के अलावा जगत सेठ और राय दुर्लभ। सिराजुद्दौला मारा गया। सिराजुद्दौला का साथ दिया था मीर मदान और मोहन। प्लासी के युद्ध का महत्व, तो देखिए इस युद्ध का क्या महत्व था? इस युद्ध का महत्व इतना ही था, प्लासी के युद्ध का महत्व, कि बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। या ब्रिटिश सत्ता की नहीं, बंगाल में अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित हुआ। इतना सा कह सकते हैं इस युद्ध से। क्योंकि इस युद्ध का इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, लेकिन बक्सर के युद्ध का इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज अखिल भारतीय शक्ति बन गए। अंग्रेज क्या हो गए? अखिल भारतीय शक्ति बन गए। इस युद्ध में तो क्या हुआ था? सिर्फ बंगाल पर आधिपत्य स्थापित किया था अंग्रेजों ने, लेकिन अब अंग्रेज अखिल भारतीय शक्ति बन गए और यह निश्चित हो गया था कि अब आने वाले सालों में अंग्रेजों का भारत पर वर्चस्व रहना निश्चित है और अंग्रेजों के अधीन भारतीयों को होना पड़ेगा, जिसे कह सकते हैं कि हम गुलाम निश्चित तौर पर बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस युद्ध के दौरान सिर्फ और सिर्फ बंगाल का नवाब पराजित हुआ था। क्यों? क्योंकि भारतीयों ने विश्वासघात किया था। लेकिन यहां पर मीर कासिम के साथ साथ अवध, जो कि बहुत बड़ा प्रांत था यूपी का, और शाह आलम द्वितीय जो कि मुगल शासक था, वो भी पराजित हुए। अब तक क्या हुआ? अंग्रेज अब अखिल भारतीय शक्ति बन गए और यह निश्चित हो गया कि अब भारतीय अंग्रेजों के गुलाम निश्चित रूप से बनेंगे। और इस युद्ध में अवध का नवाब, मुगल शासक अंग्रेजों के कृपा पात्र बन गए। तो अब देखिए, इसके पश्चात कहा जाता है इलाहाबाद की संधियां दो हुई थी। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी में पहली संधि हुई थी। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में किसके मध्य? मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य। इस संधि के तहत यह निश्चय किया गया कि पहला तो मुगल शासक अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया, दूसरा इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र का आधिपत्य दे दिया गया। इसके अलावा 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देना स्वीकार किया गया मुगल शासक को। इसी प्रकार दूसरी संधि जो हुई थी, ये हुई थी 16 अगस्त 1765 ईस्वी में। किसके साथ? सजाउद्दौला के साथ। और यह भी अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। और कहा जाता है
कि इससे इलाहाबाद व कड़ा क्षेत्र छीना गया। इसके अलावा कहा जाता है कि 1765 ईस्वी में ही मीर नजमुद्दीन को बंगाल का नवाब बनाया गया, जो कि एक नाबालिग था। नाबालिग को बंगाल का नवाब बना दिया अपने देख रेख में। तो इस प्रकार प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। किस किस के मध्य हुआ था बक्सर, एक ये थे और एक हेक्टर मुनरो। इसके पश्चात महत्व क्या था, एकमात्र सबसे बड़ा कारण बताया जाता है कि अखिल भारतीय शक्ति बन गए अंग्रेज। इलाहाबाद की संधि हुई थी, पहली संधि हुई थी 12 अगस्त को मुगल शासक के साथ, दूसरी संधि हुई थी 16 अगस्त को सजाउद्दौला के साथ। यानी कुल मिलाकर इन लोगों ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली। अब देखिए, इसके पश्चात एक टॉपिक और बचता है आपकी इस लेसन में, द्वैध शासन। द्वैध शासन से तात्पर्य है, क्योंकि 1765 ईस्वी में जब यह संधियां, इलाहाबाद की संधियां स्थापित की गई थी, उसके पश्चात अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। तो कहा जाता है कि द्वैध शासन की स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर का भी आ सकता है और 4 नंबर का भी आ सकता है कि द्वैध शासन से आप क्या समझते हैं। यह स्थापित किया गया था बंगाल में। तो देखिए, वैसे किताबों के आधार पर देखा जाए, दीवानी व निजामती जो अधिकार थे, उनमें अलग अलग शक्तियां अंग्रेजों व बंगाल के नवाब को दीवानी अलग दे दी और निजामती अंग्रेजों के पास अधिकार रहे। लेकिन ये चीज आपके क्लियर नहीं हो पाएगा, तो डायरेक्ट हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि द्वैध शासन क्या है। तो द्वैध शासन से तात्पर्य है द्वैध, दोहरा शासन। इसकी स्थापना हुई थी 1765 ईस्वी में। बंगाल में इसका जनक माना जाता है लियो कोर्टिस। तो द्वैध शासन की स्थापना 1765 ईस्वी में बंगाल में हुई थी, जिसका जनक माना जाता है लियो कोर्टिस। और द्वैध शासन से तात्पर्य है कि दोहरा शासन। तो देखिए, ये बंगाल इस प्रकार आप समझ लीजिए क्या है द्वैध शासन। ये नवाब और ये हो गए अंग्रेज। और एक चीज आपको बताना भूल गया था कि बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधियां हुई थी, उस समय पुनः रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन चुका था और क्लाइव के नेतृत्व में ही दोनों इलाहाबाद की संधियां हुई थी। ये ध्यान रखना आप लोग। तो देखिए, द्वैध शासन ये बंगाल हो गया, स्थापित हुई थी बंगाल में। तो एक तो बंगाल का नवाब था और एक अंग्रेज थे। तो अब देखिए, मूल, कर्तव्य और ये हो गए अधिकार। यानी कर्तव्य तो किसके निर्धारित किए गए, नवाब के। भाई आपकी ये मूल कर्तव्य है, आपको इनका पालन करना पड़ेगा। और अधिकार किसके पास था, अंग्रेजों के पास। और इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि आर्थिक लाभ अंग्रेजों को मिलना था, जैसे किसी पर कर वसूलने का अधिकार, जैसे कर वसूलना, कर लगाना, ये सारे अधिकार किसके थे, अंग्रेजों के। यानी अंग्रेजों का एकमात्र कार्य था भी पैसा ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर सके। कहां से, बंगाल से। तो वह अधिकार तो क्या ले लिया इन्होंने, अपने हाथों में। यानी आर्थिक लाभ का अधिकार अपने हाथों में ले लिया भी, जितना ज्यादा हो सके पैसा अपने पास है। और जिम्मेदारी किसको दे दी, बंगाल की, नवाब को। जैसे कि भाई नवाब, आपको ये कार्य करना है, सड़कें बनानी है। यानी तो
तो जन कल्याणकारी कार्य की जिम्मेदारी दे दी नवाब को, भाई आपको ये कार्य करवाने हैं। अब पैसे चाहिए अपने स्तर पर कराओ, कहीं से ही पैसे लो आपको। और पैसा लेने का कार्य किसके पास रखा? अपने हाथों। यानी बंगाल से पैसा तो आ रहा है, लेकिन जा किसके पास रहा है? अंग्रेजों के पास। और कार्य करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? नवाब की। तो इस प्रकार ये था द्वैत शासन जो बंगाल में स्थापित हुआ था 1765 में, जिसकी संस्थापक माने जाते हैं लियो कॉर्टिस। इसके तहत जिम्मेदारी दे दी नवाब को, और आर्थिक लाभ यानी जितना भी पैसा आना है वो पैसा अंग्रेजों के पास आना है। तो देखिए आज की इस लेसन में आपने बक्सर के युद्ध का महत्व, इलाहाबाद की संधियां और बंगाल में द्वैत शासन पढ़ा। इसी के साथ यह लेसन आपका समाप्त होता है। और देखिए दोनों जो लेसन यानी अपने जो चैप्टर हुए जितने भी 2 या 3 जो भी, वो आधुनिक भारत का इतिहास पेपर फर्स्ट से लिए गए हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इनको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, धन्यवाद।